गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग जो है अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है कितना प्रकार का होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट दो प्रकार का, एसी और डीसी। इसके बाद हम लोगों ने एसी को जाना, इसके बाद डीसी को जाना और एसी और डीसी के मतलब कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसको भी जाना था। आज जो है हम लोग सबसे पहले एसी और डीसी की तुलना करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन एसी एंड डीसी। तो एसी और डीसी की तुलना करें तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है एक साइड एसी और दूसरे साइड हम लोग डीसी लिखते हैं। तो देखिए कल जैसा कि आपने जाना था कि एसी की सिंबल की हम लोग बात करें तो ये कैसा होता है, इस प्रकार का होता है। ये होता है इसका सिंबल, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर निगेटिव हाफ साइकिल। डीसी की बात करें तो ये क्या होता है, कॉन्स्टेंटली होता है और ये आपका हो गया पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो ये क्या होता है, इस तरह से चलता रहता है। इसमें क्या होता है कि ये स्ट्रेटली एक ही दिशा में चलता रहता है। तो ये हो गया इसके सिंबल की बात। दूसरा क्या, तो एसी की बात करें तो ये क्या होता है कि एसी की दिशा प्रत्येक साइकिल, एसी की दिशा प्रत्येक साइकिल एसी की दिशा प्रत्येक साइकिल में निश्चित समयाक्रम में निरंतर परिवर्तित होता रहता है। निरंतर परिवर्तित होता रहता है। वही डीसी की बात करें तो ये क्या होता है, ये एक समान दिशा में प्रवाहित होती रहती है। इसके बाद देखिए कि अगर हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में जो एसी सप्लाई आती है उसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 Hz होती है। भारत में एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी 50 Hz, Hz कहने का मतलब हर्ट्ज होती है। इसको ऐसा कर सकते हैं कि 50 साइकिल, ये क्या हो गया, एक साइकिल, इस तरह का 1 सेकेंड में 50 साइकिल चलती है। अब देखिए, भारत में एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 Hz हो जाती है, और वहीं अगर यदि हम लोग डीसी की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी शून्य कह सकते हैं हम लोग, शून्य होती है। देखिए एसी सप्लाई जो होगा, एसी सप्लाई में जब आप लोग जो है बल्ब को लगाते हैं या पंखा को लगाते हैं, तो उसमें जो 2 तारें होती है, उस 2 तारों में एक तार को हम लोग फेज वायर और दूसरे को न्यूट्रल वायर बोलते हैं। जबकि डीसी सप्लाई में जो 2 तार होते हैं, एक को पॉजिटिव और दूसरे को निगेटिव बोलते हैं। सिंगल फेज सप्लाई में एक तार को फेज वायर, एक तार को फेज वायर और दूसरे को न्यूट्रल तार या न्यूट्रल वायर के नाम से जानते हैं। एकदम इसको याद रख लेना है आपको। इसके बाद अगर यदि हम लोग डीसी की बात करें, डीसी सप्लाई में एक तार को धनात्मक तार और दूसरे को ऋणात्मक तार कहते हैं। दूसरे को ऋणात्मक तार कहते हैं। इसके बाद इसका जो 5वां कारण है, तो आप देखेंगे क्या कि आपके गांव में सप्लाई आई हुई है 11,000 और उसको ट्रांसफार्मर लगा के हम लोग 400 वोल्ट और सिंगल फेज में 230 वोल्ट कर लेते हैं। तो एसी सप्लाई में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर की सहायता से उपयोगिता के अनुसार या ट्रांसमिशन के अनुसार एसी सप्लाई को, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। माने कि उस वोल्टेज को कम या बेशी किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, एसी सप्लाई में
एसी सप्लाई में ट्रांसफार्मर की सहायता से एसी सप्लाई में ट्रांसफार्मर की सहायता से उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज तथा निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदल सकते हैं। जबकि डीसी सप्लाई की बात करें तो इसमें जो है ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं कर सकते और इसके वोल्टेज को घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता। तो जस्ट इसमें हम लिखेंगे, इसमें ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता है। इसके वोल्टेज को बढ़ाया अथवा घटाया नहीं जा सकता है। इसके बाद जो डिफरेंस होता है, छठा नंबर, एसी सप्लाई का ट्रांसमिशन। एसी सप्लाई का ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एसी सप्लाई का ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से अच्छा संभव है। इसका कहने का मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर यदि हमको एसी सप्लाई को भेजना है तो ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को बढ़ाने के बाद उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर देंगे और फिर जहाँ पे ज़रूरत होगा उसके अनुसार से फिर ट्रांसफार्मर लगा करके उसको घटा लेंगे। तो जहाँ पे बढ़ाएंगे वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर और जहाँ पे हमको घटाना होगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब डीसी की बात करें तो डीसी की ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एसी की तुलना में महंगी होती है। क्यों? क्योंकि इसको क्या हो सकता है कि इसको आसानी से बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता और ट्रांसफार्मर पे ये कार्य
नहीं करता है। अब देखिए, एसी को जो है, एसी को एकत्रित नहीं किया जा सकता है, और इसका ये बेनिफिट है डीसी का कि इसको हम लोग डीसी को एकत्रित कर सकते हैं या करते हैं। यही कारण है कि पावर सब स्टेशन में जितने भी पैनल्स हैं उनके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऑपरेट करने के लिए डीसी से जुड़ा होता है, जो कि बैटरी के द्वारा हमको प्राप्त होता है, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे लास्ट पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसी सर्किट में शक्ति अथवा पावर, यानी कि शक्ति इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू धारा इंटू पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर क्या होता है, तो पावर फैक्टर वोल्टेज और धारा के बीच जो फेज डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। तो शक्ति इसमें जो हम लोग याद करेंगे एसी सप्लाई में, वो शक्ति वोल्टेज और धारा और पावर फैक्टर के समानुपाती होता है। वोल्टेज, धारा और पावर फैक्टर के गुणनफल होता है। लेकिन वहीं अगर डीसी में बात करें, डीसी सर्किट में शक्ति की बात करें तो शक्ति या पावर, तो ये हो जाएगा वोल्टेज इंटू धारा, सिर्फ वोल्टेज इंटू धारा। यहां पे क्या है, ये पावर फैक्टर। तो ये पावर फैक्टर जब यूनिटी रहेगा तब जो है एसी और डीसी में सेम दिखेगा, तब वोल्टेज इंटू धारा पावर फैक्टर। और ये पावर फैक्टर किस में होता है, तो कॉस फाई में होता है। तो ये कॉस फाई का मान मतलब वोल्टेज और धारा के फेज डिफरेंस दोनों में कितना एंगल का डिग्री बनता है, उसके अनुसार से इसकी शक्ति ज्ञात होती है। अब देखिए, इसको कंपैरिजन के बाद हम लोग देखते हैं, जब कोई किसी सर्किट में प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है और प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, तो उसका वेव फॉर्म और उसका वेक्टर डायग्राम कैसे होगा, उस चीज को हम देखेंगे। तो इसमें है पहला, ये जो सर्किट्स होते हैं एसी में, वो 3 तरह के सर्किट होते हैं। पहला प्योर रेजिस्टिव सर्किट, दूसरा आपका होता है प्योर इंडक्टिव सर्किट, और तीसरा आपका होता है प्योर कैपेसिटिव
प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो सबसे पहले हम लोग जो है प्योर रजिस्टिव सर्किट की बात करें तो देखिए वैसी सर्किट, प्योर सर्किट में हम लोग बोलेंगे वैसी सर्किट जिसमें इंडक्टेंस का मान नगण्य हो, इंडक्टेंस का मान नहीं हो, इंडक्टेंस का मान शून्य हो। इंडक्टेंस भी जो होते हैं वो दो तरह का, एक इंडक्टिव इंडक्टेंस और दूसरा कैपेसिटिव इंडक्टेंस। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका सर्किट की बात करें तो इसमें जो सर्किट होगा ये एक नंबर के लिए प्योर रजिस्टिव सर्किट की बात करें तो ये रजिस्टेंस होगा और ये जो है आपका एसी सप्लाई से जुड़ा होगा। तो इस तरह के जो सर्किट होंगे इसको हम लोग बोलते हैं प्योर रजिस्टिव सर्किट, क्योंकि ये जो है प्योर रजिस्टेंस है, प्योर रजिस्टेंस है। तो ये जो प्योर रजिस्टेंस है इसमें क्या होगा कि धारा जाएगी और ये रजिस्टेंस जो है इसमें रुकावट डालेगा और इसमें कोई भी पावर फैक्टर नहीं बनेगा। तो इसमें क्या होता है कि ये देखिए ये पॉजिटिव साइकिल, ये निगेटिव साइकिल। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ जीरो है, जीरो से आपका क्या होगा ये देखिए तो ये एक साइकिल जब बनेगा तो ये जो बड़ा वाला है इसको हम V बोलते हैं, V, और वोल्टेज के तुलना में ये जो होगा इसको जो है I बोलते हैं। तो आप देखिए कि जब V, ये क्या हो गया इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो V का मान जब मैक्सिमम है उस समय I का मान भी मैक्सिमम है। V जब जीरो है तो I भी जीरो है। तो इसमें क्या होते हैं कि वोल्टेज और करंट दोनों जो है साथ साथ चलते हैं, एक साथ। तो इसको हम लोग कह सकते हैं वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन फेज। और ये किस में होंगे तो ये आपके प्योर रजिस्टिव सर्किट में होंगे। यहां पे इस रेजिस्टेंस के जगह यहां पे लैंप भी हो सकता है जो कि 100 वाट 200 वाट के लैंप्स होते हैं। तो इनको भी, इनमें भी थोड़ा बहुत इंडक्टेंस होता है लेकिन इनको, इनके इंडक्टेंस को नगण्य माना जाता है और इनको हम लोग 100 वाट 200 वाट बल्ब को हम लोग प्योर रजिस्टिव सर्किट ही बोलेंगे। लेकिन वाजिबन में होता नहीं है, 1% 0.5% उसमें भी इंडक्टेंस होता है, क्योंकि आप उसका जब टंगस्टन का कॉइल देखेंगे तो उसमें टर्न लगा हुआ है। लेकिन चूंकि 99% जो है उसमें रजिस्टिव का गुण है, इसीलिए उसको लगभग अप्रोक्स उसको रजिस्टिव माना जाएगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस हम लगाएंगे तो वो क्या होगा, प्योर रजिस्टिव होगा। तो देखिए ये हो गया उसका सर्किट डायग्राम, ये हो गया उसका वेव फॉर्म। यहाँ पे देखिए ये जीरो, ये जो मैक्सिमम है यहाँ पे 90 हो जाएगा, ये 180, फिर यहाँ 270 और यहाँ पे फिर 360, और 360 के बाद फिर यहाँ से ऊपर जब जाएगा तो फिर ये जीरो से शुरू होगा। मतलब इसी चीज को बार बार दिखाता रहेगा। तो ये आपका हो गया सर्किट। सर्किट बी, ये जो है आपका हो गया वेव फॉर्म, वेव फॉर्म। और इसमें क्या होता है कि वोल्टेज और करंट जैसा कि हमने आपको बताया इन फेज होता है। तो इसमें हम लोग बोलेंगे V और I बोथ जो है इसी में है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये हो गया आपका फेजर डिफरेंस। मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। यहां पे लिख देंगे फेज डिफरेंस 0 डिग्री। तो ये हो गया आपका
प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट किसको कहेंगे? वैसी सर्किट जिसमें इंडक्टेंस का मान नगण्य होता है। अब आइए दूसरा जो आपका आता है वो है प्योर इंडक्टिव सर्किट। ये देखिए दूसरा, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट जो होगा इसमें क्या होगा कि कोई कोर होगा और कोर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि क्वाइल का टर्न लगा होगा। तो क्वाइल का टर्न लगा होगा तो उसमें क्या होता है कि प्रतिरोध को अगर नगण्य हो वहां पे, तो वैसे कंडीशन में हम उसको बोलेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट। यानी वैसा नंबर ऑफ टर्न क्वाइल जो कि किसी कोर में लपेटा हुआ हो और उसके प्रतिरोध का मान यानी रेजिस्टेंस का मान 0 हो, तो उस कंडीशन में उस सर्किट को इंडक्टिव सर्किट कहा जाएगा। तो ये जो इंडक्टिव सर्किट होगा इसका जो डायग्राम बनता है वो इस प्रकार का होगा। देखिए तो ऐसे सर्किट को हम लोग बोलेंगे इंडक्टिव सर्किट। और V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, और इसको हम लोग बोलेंगे L। जैसे हम लोग यहां पे जब आपका रजिस्टिव लगा हुआ था तो इसको हम लोग बोलते थे R प्रतिरोध, L ये हो गया आपका इंडक्टेंस। और ये जो इंडक्टेंस होता है इसको हम लोग मेजर करते हैं हेनरी में। किसमें करते हैं? हेनरी में। तो याद रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा कि अगर यदि ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो उस कंडीशन में वेव फॉर्म ये जो है I जो है वो लैग कर जाएगा। तो ये देखिए ये है, ये पॉजिटिव साइकिल, ये निगेटिव साइकिल। ये यहां पे देखिए इसमें इस प्रकार से वोल्टेज चला, लेकिन इसमें करंट क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए ये जो है वोल्टेज ये तो अपना शुरू हुआ, लेकिन ये क्या करेगा कि ये जो इंडक्टेंस है ये करंट को रोक के 90 डिग्री से पीछे कर देगा। अब देखिए यहां पर ये जब मैक्सिमम पर है, यहां पे इस पॉइंट पे इसको जब हम लोग मिलाते हैं देखिए, तो ये जो मैक्सिमम पर है वोल्टेज जब मैक्सिमम पर है तो ये करंट 0 पर है। तो यहां आप क्या देख रहे हैं, ये जो वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म में ये करंट जो है वोल्टेज से पीछे चल रहा है। जब ये मैक्सिमम पर है तो ये 0 पर है, तो आप इसको बोलेंगे लैगिंग। तो आई यहां पे लिख दीजिए लैग, लैगिंग। और वोल्टेज क्या हो गया, ये आपका साइन वेव है। अब यहां पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। देखिए वोल्टेज की तुलना में ये जो आई है वो लैग है। लैग कहने का मतलब ये जो करंट है ये वोल्टेज से पीछे चल रहा है, लेकिन इसमें दूसरे तरह से और हम इसको बोल सकते हैं कि करंट की तुलना में वोल्टेज जो है लीड कर रहा है। जैसे दो वाहन अगर यदि सड़क पे चल रही है तो जब आगे वाले का कंपैरिजन पीछे वाले से करेंगे, जैसे मान लीजिए ये रोड है, ये कोई ए है, यहाँ बी है, तो ए की तुलना में बी पीछे चल रहा है और बी से ए आगे चल रहा है। तो इसको जैसे हम लोग यहाँ दो तरीके से बोल सकते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी से आई पीछे चल रहा है, या फिर इसको दूसरे शब्दों में आई से भी आगे चल रहा है। तो अगर यदि प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा तो कितना का लैगिंग होगा, तो ये जो लैगिंग होगा आपका वो 90 डिग्री का होगा। इसका जो वेक्टर डायग्राम बनेगा वो आपका इस प्रकार से होगा। भी यहाँ होगा
और आई यहाँ पे होगा और दोनों के बीच का मान 90 डिग्री होगा। और ये आपका हो गया वेक्टर डायग्राम। तो ये हो गया आपका सर्किट, ये हो गया आपका सर्किट, ये हो गया आपका वेवफॉर्म, ये हो गया वेक्टर। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट उसको बोलेंगे जिसमें कि रेजिस्टिव गुण, वैसा सर्किट जिसमें प्रतिरोध का गुण कुछ भी न हो, मतलब प्रतिरोध का गुण नगण्य हो, तो वैसे सर्किट को इंडक्टिव सर्किट बोलेंगे। लेकिन अगर वाजिबन में बात की जाए तो प्योर इंडक्टिव सर्किट बनाना संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी कोर पे जब हम लोग नंबर ऑफ टर्न लगाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप जो है कुछ न कुछ उसमें रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ये क्या होगा, अगर प्योर रेजिस्टिव होगा तो 90, लेकिन अगर प्योर रेजिस्टिव नहीं है तो क्या होगा, 90 डिग्री से लेग नहीं करेगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग आते हैं कैपेसिटिव सर्किट में। तो कैपेसिटिव सर्किट में सिर्फ ये इंडक्टेंस को यहाँ पे हटा दिए, यहाँ पे हम जो है एक कैपेसिटर लगा दिए, कैपेसिटर, और इसको हम लोग बोलते हैं सी। कैपेसिटर को हम लोग सी से दिखाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तब ये जो वेव फॉर्म है यहां पे क्या हो जाएगा कि जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये जो है ये रेड वाला, ये आपका वोल्टेज हो जाएगा और ये आपका करंट हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, इंडक्टिव सर्किट का कैपेसिटिव सर्किट में जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये आपका V हो गया, ये V हो गया और ये करंट हो गया। इस कंडीशन में देखिए क्या हो रहा है कि वोल्टेज जो है करंट की तुलना में लैग कर रहा है और वोल्टेज से करंट लीड कर रहा है और करंट से वोल्टेज लैग कर रहा है। तो यहां पे आप ध्यान देंगे, ये इसी तरह का वेव फॉर्म होगा और इसको जो है हम लोग दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, ऐसा कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, इसलिए हम दूसरे तरीका से बना देते हैं। देखिए ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये यहाँ पे V हो गया और यह जो स्टार्टिंग होगा ये ऐसे होगा। तो यहां पे आप देखिए, ये जब मैक्सिमम पर है तो ये कहाँ है, मिनिमम पे है, ये मिनिमम पे है। तो ये 90, ये 180, ये 0, ये 270 और ये 360। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है ये आपका वोल्टेज हो गया और ये जो है आई, ये आपका करंट हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि वोल्टेज से करंट जो है, ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे देखिए वोल्टेज 0 है तो करंट मैक्सिमम पर है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज से करंट लीड कर रहा है। तो ये आपका हो गया वेव फॉर्म। और जस्ट इसके वेक्टर डायग्राम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, भी जो है आपका ये हो जाएगा और इसके ऊपर ये आई हो जाएगा। आई दोनों के बीच का डिग्री 90 डिग्री। तो ये आपका हो गया वेक्टर डायग्राम। तो ओवरऑल क्या होगा कि प्योर अगर यदि रेजिस्टिव सर्किट है तो वोल्टेज और करंट सेम फेज, मतलब दोनों के बीच, वोल्टेज और करंट के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं। वहीं अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो वोल्टेज की तुलना में करंट लैग कर जाएगा। और कैपेसिटिव सर्किट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा
कि आपका वोल्टेज से करंट लीड कर जाएगा। तो आज अब यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।